गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देख रहे थे और उसमें हमने रूल्स पढ़े थे। तो रूल्स में एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसमें हमने रूल नंबर 1 देखा था कि नेमिंग ऑफ सॉल्ट में पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। फिर हमने ये देखा था कि जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। फिर हमने ये देखा था कि मेटल अगर एनायनिक है तो उसके लास्ट में 8 लगाएंगे, और मेटल अगर आपका न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स अगर आपका एनायनिक है तो मेटल के लास्ट में 8 लगाएंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल या कैटायनिक है तो ऐसे केस में मेटल के लास्ट में कोई सफिक्स नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स का नाम कैसे दिया जाता है, और उसके बाद फिर एग्जांपल्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स का नाम देना सीखेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का जो है नाम कैसे देना है, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स में पहला जो रूल है वो एनायनिक लिगेंड के लिए। जैसे लिगेंड अपने 3 टाइप के हैं, एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल। तो इसमें तीनों को एक एक करके बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैटायनिक लिगेंड, क्योंकि वो सबसे छोटा है। तो इसमें फर्स्ट अगर बात करें कैटायनिक लिगेंड्स, तो कैटायनिक लिगेंड्स के लिए अगर आपका कोई लिगेंड कैटायनिक है तो ऐसे केस में ईएम सफिक्स यहाँ पे लगाया जाता है। ईएम सफिक्स इज यूज्ड, ठीक। ईएम सफिक्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आपका जैसे NO+, अब ये नाम याद भी रखना है। NO+ का जो नाम है इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, या फिर इसको नाइट्रोसीलियम भी बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोसीलियम। इसी तरह से NO2+, इसको नाइट्रोनियम बोलेंगे, नाइट्रोनियम। इसी तरह से आपके पास NH2, NH3+, तो इसको हाइड्राजीनियम बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राजीनियम। तो इसी तरह से गिने चुने 3-4 ही लिगेंड है कैटायनिक लिगेंड्स, तो नाम हमें याद भी रखना है। अगर कोई लिगेंड कैटायनिक है तो ऐसे केस में लास्ट में हमें सफिक्स का यूज करना है ईएम ना, ईएम सफिक्स विल बी यूज्ड। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए। अगर आपका जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है तो सेकंड अगर बात करें फॉर न्यूट्रल लिगेंड्स, तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए नो सफिक्स, तो नो सफिक्स इज यूज्ड। यहाँ पे हमें कोई सफिक्स यूज नहीं करना है, जो नाम है वही नाम उसका देना है, ठीक। अच्छा, आप लोग के टेस्ट में जो परसों टेस्ट है तो उसमें आईयूपीएससी के पहले तक का पोर्शन ही आ रहा है, ठीक ना। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से पहले तक का जो पोर्शन है वहाँ तक आपके सिलेबस में है। अब इसके बाद नो मतलब कि कोई नहीं, यानी कि लास्ट में नो लगा देंगे, ठीक ना, नो सफिक्स इज यूज्ड। अब इसमें फॉर एग्जांपल जैसे देखो, जैसे आपका सीओ है तो सीओ का अब ये कुछ नाम है जो हमें याद भी रखने हैं। तो सीओ को कार्बोनिल बोलते हैं, इसको बोलेंगे कार्बोनिल। NO को नाइट्रोसिल। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से NH3, तो NH3 को अमाइन, ठीक। इसमें नोटिस करना यहाँ पे 2 M है, ठीक ना, 2 M इस तरह से लगाना है। H2O, तो H2O का नाम है एक्वा। ये सब कुछ कॉमन लिगेंड्स के मैं नाम लिख रहा हूँ, और ये जो नाम है ये हम लोग एज इट इज यूज करेंगे अभी कॉम्प्लेक्स में। तो एक्वा हो गया। इसके बाद PH3, तो PH3 को फॉस्फीन, फॉस्फीन बोलेंगे। इसी तरह से PET3, इसको बोलेंगे ट्राई इथाइल फॉस्फीन। इसी तरह से आपके पास PH3, तो PH3, इसको बोलेंगे ट्राई फिनाइल, तो ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। इसके बाद इसी तरह से EN, तो EN का नाम आपको पता ही है, EN को क्या बोलते हैं भाई, तो इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन। इसी तरह से आपका
यहाँ पे इसे ओफेन, तो इसको क्या बोलते थे, ऑर्थोफिनांथ्रोलिन। तो ऑर्थोफिनांथ्रोलिन ये आपको बाइडेंटेड लिगेंड में इसका स्ट्रक्चर बताया है। तो ऑर्थोफिनांथ्रोलिन, तो ऑर्थोफिनांथ्रोलिन नाम हो जाएगा। इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या लिखेंगे, ईटा-2 इथाइलिन। तो ये आपका ईटा-2 इथाइलिन हो गया, ठीक ना, पाई डोनर है। इसी तरह से आपका ये जो है इसको क्या लिखेंगे, ईटा-6 बेंजीन। तो ये आपका ईटा-6 बेंजीन हो गया। तो ये सब आपके जो लिगेंड्स हैं ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक। तो न्यूट्रल लिगेंड मतलब इन लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ हमें कोई सफिक्स यूज़ नहीं करना है, जो इनका नाम है वही नाम हमें लिखना है। और कुछ नाम हमें याद भी रखने हैं, जैसे CO को क्या पढ़ना है, कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिल, NH3 को अमाइन, H2O को एक्वा, PH3 को फॉस्फीन, PET3 को ट्राईइथाइल फॉस्फीन, PPH3 को ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। अच्छा, AN को इथाइलिन डाइअमीन। अच्छा, ओफेन ऑर्थोफिनांथ्रोलिन हो गया, ईटा-2 इथाइलिन हो गया, बेंजीन हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे अपने पास नाइट्रोजन है तो यहाँ पे ये इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर दे सकता है। तो ये पाई डोनर नहीं है, ये सिग्मा डोनर है। तो यहाँ पे अपने पास इसको हम लोग लिखेंगे पिरिडीन, तो इसका पिरिडीन नाम हो जाएगा। तो ये सब जो है न्यूट्रल लिगेंड्स है, यहाँ कोई सफिक्स यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है एनायनिक लिगेंड। तो कैटायनिक लिगेंड के केस में सफिक्स का यूज़ करना है EM, न्यूट्रल लिगेंड में कोई सफिक्स यूज़ नहीं करना है। और अगर लिगेंड आपका एनायनिक है तो एनायनिक लिगेंड में O सफिक्स यूज़ करते हैं, लास्ट में O लगाना है। तो नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है थर्ड। तो थर्ड है एनायनिक लिगेंड्स। तो एनायनिक लिगेंड्स की अगर बात करें तो देखो एनायनिक लिगेंड्स में O सफिक्स इज यूज्ड। यहाँ पे आपको जो है O सफिक्स यूज करना है। तो O सफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखें, जैसे देखो, जैसे आपके पास मान लो 8 है, ठीक ना, 8। तो 8 के लास्ट में जैसे कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, ठीक है, नाइट्रेट होता है, तो लास्ट में 8 आता है। तो अगर लास्ट में 8 है तो 8 की जगह पर हमें लिखना है एटो। और इसी तरह से हमारे पास अगर 8 है तो 8 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आइटो, ठीक है ना। 8 की जगह पर एटो, 8 की जगह पर आइटो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, जैसे CO3 2-। अब कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये आपका मान लो लिगेंड है, हमने पढ़ा है कि ये एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, ठीक ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अगर ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है और इसका नाम लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक ना, कार्बोनेटो नाम लिखेंगे इसका। इसी तरह से SO4 2-। तो SO4 2- को हम लोग लिखेंगे सल्फेटो, सल्फेट बोलते हैं ना, तो सल्फेटो। इसी तरह से अपने पास NO3-, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्रेटो। इसी तरह से आपका NO2-, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो लिखेंगे। अगर कोई भी लिगेंड एनायनिक है, माइनस चार्ज है, तो O सफिक्स जरूर लगाना है, ठीक। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं। तो नाइट्राइट के बाद जैसे आपका SO3 2-, तो इसको लिखेंगे सल्फाइटो। तो ये आपका हो जाएगा सल्फाइटो, ठीक। इसी तरह से आपका जो लिगेंड है OH, ठीक ना, इसको ले रहे हैं थोड़ी देर में। जैसे आपका OX 2-, ठीक ना, OX 2-, इसको C2O4 2- भी लिख सकते हैं, C2O4 2-, ऑक्जेलेट बोलते हैं। तो ये जो है आपका, इसको लिखेंगे ऑक्जेलेटो। इसी तरह से आपका GLY-, तो GLY- को क्या लिखोगे आप, ग्लिसिनेटो। तो ये आपका ग्लिसिनेटो हो गया, ग्लिसिनेट था ना, ये इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको। इसके बाद आपका DMG-, देखो लिगेंड का सिंबल हम लोग लिख रहे हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलेंगे कि आपको इन लिगेंड्स का नाम याद है और इनका स्ट्रक्चर भी याद है। तो आप पूरा एक लेक्चर लिया था जिसपे सभी लिगेंड्स के नाम और स्ट्रक्चर आपको बताए थे। तो ये सब नाम स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, नहीं तो जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर करना पॉसिबल नहीं है अगर इसका स्ट्रक्चर वगैरह ना पता हो। तो स्ट्रक्चर नाम सबका हमें बिल्कुल याद होना ही चाहिए, चार्ज वगैरह।
तो DMG माइनस को क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, लास्ट में ओ लगाना है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। इसके बाद इसी तरह से SnCl3 माइनस, ये भी एक लिगेंड है, इसमें Sn के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरोस्टेनाइटो, क्योंकि टिन पे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है तो स्टेनाइटो। अगर टिन जो है इस पे +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता तो स्टेनेटो हो जाता है। इसी तरह से AC माइनस, इसका पूरा नाम क्या था, इसका नाम था एसिटाइल एसीटोनेटो, एसीटोनेट था ना, एसिटाइल एसीटोनेट, तो एसिटाइल एसीटोनेटो। बाय डिफॉल्ट ये याद होना ही चाहिए, किसी ने कमेंट में ये चीज़ लिखा है तो सही लिखा है, तो एसिटाइल एसीटोनेटो। तो अगर लास्ट में 8 आइट है तो आपको यहाँ पे 8 से एटो कर देना है, 8 से आइटो कर देना है। इसमें मुझे लगता है कि इसमें और कोई दिक्कत नहीं है और ये आप कर सकते हो। इसी तरह से अगर किसी लिगेंड के लास्ट में आइड है तो आइड की जगह पर आइडो कर देना है। तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई एनायनिक लिगेंड है और उसके लास्ट में आइड है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ और बाकी अपने को एग्जाम में कॉमन सेंस यूज करना है, जैसे 8 है सल्फेट, सल्फेटो कर देंगे, ग्लिसनेट तो ग्लिसनेटो कर देंगे, ऑक्सिलेट तो ऑक्सिलेटो कर देंगे, ठीक। इसी तरह से अगर अपने पास आइड है तो आइडो कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास जैसे आइड है तो आइड की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, आइडो। कुछ एग्जांपल देखिए आप, तो जैसे आपका जैसे F माइनस, तो F माइनस इसका नाम क्या है, फ्लोराइड, तो फ्लोराइड की जगह पर क्या लिखेंगे, फ्लोराइडो, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ नोट लगा के कि इसका जो ओल्ड नेम था ये फ्लोरो था। ओल्ड नेम क्या था, फ्लोरो। भाई NCERT कई बार चेंज हुई है, तो NCERT में जो अभी रिसेंट जो ऐड किया गया है वो ये है कि F माइनस को फ्लोराइडो पढ़ना है, मतलब इसी कन्वेंशन को फॉलो करना है। पहले जो NCERT थी जो जब चेंज नहीं हुई थी तो उसमें फ्लोरो लिखते थे हम लोग, F माइनस को फ्लोरो। तो अभी भी जो पुराने क्वेश्चन मिलेंगे हमें नीट के या कोई पुराने क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें F माइनस को क्या लिखा हुआ होगा, फ्लोरो, ठीक। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो अब हमें क्या यूज करना है, फ्लोराइडो, ठीक। 2006 के बाद के क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन में फ्लोराइडो ही यूज किया हुआ है। तो ये चीज हमें याद रखना है, NCERT में भी फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो और आयोडाइडो ही लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो हमें यही यूज करना है, फ्लोरो यूज नहीं करना है। फ्लोरो इज ओल्ड नेम। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आता है, पुराना क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन में फ्लोराइडो नहीं लिखा है, क्या लिखा है, फ्लोरो लिखा है, तो हमें फ्लोरो मान के चलना है क्योंकि वो ओल्ड क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है, ठीक। दोनों नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये नहीं कि भाई ये भी है ये भी है तो क्या करेंगे। अगर ये ऐसा है तो भी फ्लोराइडो ही लगाना है क्योंकि रिसेंट कन्वेंशन यही है। इसी तरह से जो Cl माइनस है तो Cl माइनस को क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोराइडो। ओल्ड नेम इसका क्या था, क्लोरो, पहले इसको क्लोरो लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से Br माइनस, तो Br माइनस को हम लोग लिखते हैं ब्रोमाइडो। इसका जो ओल्ड नेम था ये था ब्रोमो, ये ओल्ड NCERT के अकॉर्डिंग और ये न्यू NCERT के अकॉर्डिंग है जो कि लगभग 2006 के बाद से आपको मिलती है जो चीज़। इसके बाद I माइनस, तो I माइनस जो है इसको आयोडाइडो, भाई आयोडाइड से क्या बन जाएगा, आयोडाइडो, ठीक। और इसका जो ओल्ड नेम था ये क्या था, आयोडो। कुछ क्वेश्चंस में क्लियर नजर नहीं आ रहा है, किसी ने कमेंट किया है, इसको जूम करना है क्या, अच्छा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये हो गया अपना आयोडाइडो। इसी तरह से अब इसमें समझते चलें, जैसे आपका OH माइनस, तो OH माइनस को क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो। थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं, तो आपका जो OH माइनस है तो OH माइनस को हाइड्रोक्साइडो बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो ये इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आपका O2 माइनस, तो O2 माइनस को ऑक्साइडो लिखेंगे, ठीक, ऑक्साइडो।
अच्छा, इसका जो ओल्ड नेम था ये ऑक्सो था, ठीक ना। ओल्ड नेम क्या था इसका? ऑक्सो। लेकिन ऑक्सो ओल्ड कन्वेंशन में आएगा, न्यू कन्वेंशन में क्या आएगा आपका? ऑक्साइडो। इसके बाद आपका जो O2 2- है, इसको क्या लिखेंगे? पर ऑक्साइडो। तो ये आपका पर ऑक्साइडो हो जाएगा। ओल्ड नेम क्या था इसका? पर ऑक्सो। इसी तरह से ये लिख देता हूं मैं, इसका ओल्ड नेम है पर ऑक्सो। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये दिखने को मिलेगा, ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो पुराने क्वेश्चन थे वहां पर ऑक्सो यूज करते थे, अब क्या यूज करते हैं? पर ऑक्साइडो यूज करना है, ठीक ना। आइड के पर ऑक्साइड है ना ये, तो पर ऑक्साइड से क्या बन जाएगा? पर ऑक्साइडो। इसी तरह से आपका जो O2- है, तो O2- को हम लोग लिखेंगे सुपर ऑक्साइडो। तो ये आपका हो जाएगा सुपर ऑक्साइडो, और पुराना नाम क्या होगा? सुपर ऑक्सो। तो ये हो जाएगा इसका सुपर ऑक्सो। इसी तरह से S2-, तो S2- को हम लोग लिखेंगे सल्फाइडो ना, क्या लिखेंगे? सल्फाइडो। अच्छा, इसी तरह से HS-, तो इसको लिखेंगे बाईसल्फाइडो। तो ये आपका हो जाएगा बाईसल्फाइडो। ये सब नाम हमें याद होने चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है ये, और इस पे हर साल क्वेश्चन भी आ ही जाता है। तो इसीलिए अगर IUPAC नेमिंग से क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से, तो वो तो हमसे होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, वो हाथ से नहीं जाने चाहिए, ठीक। इसके बाद SH- के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका N3-, तो N3- को नाइट्राइडो बोलते हैं, नाइट्राइडो। इसी तरह से P3-, तो P3- को फॉस्फाइडो बोलेंगे, फॉस्फाइडो। इसी तरह से NH-, ठीक, तो NH2-, इसको इमाइडो बोलेंगे, इमाइडो। इसी तरह से NH2-, 2 पर है, तो NH2- को इमाइडो बोलेंगे, और NH2- को अमाइडो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अमाइडो। इसको इमाइड बोलते हैं और इसको अमाइड बोलते हैं। तो यहाँ से अमाइडो बन जाएगा और यहाँ से इमाइडो बन जाएगा, पर ये हाइड्रोजन भी अगर हट गया तो N3- बन जाएगा, तो यहाँ से अपने पास नाइट्राइडो बन जाता है, ठीक। अच्छा, N3- अगर है, N3- 3 नीचे है, ठीक, मतलब 3 नाइट्रोजन, और यहाँ एक नाइट्रोजन है जिसपे 3 चार्ज है, तो N3- को अजाइडो बोलते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अजाइडो। तो ये अपना अजाइडो हो जाएगा। तो इस तरह से हमें करना क्या है? आइड की जगह पर आइडो लगा देना है। इसी तरह से जैसे CN- है, तो CN- को क्या लिखेंगे? साइनाइडो, ठीक, ये अपना साइनाइडो। H-, तो H- को क्या लिखेंगे हम लोग? हाइड्राइडो। तो ये आपका हाइड्राइडो हो जाएगा। तो ये सब जो है कुछ नाम है, धीरे धीरे और इस तरह से और भी हो सकते हैं, ठीक ना। कुछ मैंने लिखा है, तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कि आइड के जो भी नाम होगा एनायनिक लिगेंड का, लास्ट में O लगा देना, ठीक ना। जैसे कार्बोनेट तो कार्बोनेटो, सल्फेट सल्फेटो, फ्लोराइड फ्लोराइडो, क्लोराइड क्लोराइडो, हाइड्राइड हाइड्राइडो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो, ठीक। सुपर ऑक्साइड तो सुपर ऑक्साइडो, ऑक्साइड तो ऑक्साइडो, सल्फाइड सल्फाइडो, इस तरह से हमें O लगा देना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपका लिगेंड कैटायनिक है तो EM सफिक्स लगाएंगे, अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है तो कोई सफिक्स नहीं लगाएंगे, और अगर लिगेंड एनायनिक है तो सफिक्स क्या लगाएंगे? O। यहाँ तो कोई डाउट होगा तो उसमें आप पूछ लेना, सर अब नीट में जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें न्यू नेम ही यूज होगा। इनफैक्ट NCERT में भी जो ये टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर का, उसमें न्यू नेम ही यूज किया गया है, ठीक ना, ओल्ड नेम यूज नहीं किया गया। उसके खुद के एग्जाम्पल्स में फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, यही सब नाम यूज किए हुए हैं, फ्लोरो नाम नहीं यूज किया हुआ। तो इसीलिए हमें ये सब नाम यूज करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या हुआ? ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनेटिंग साइट्स हो, लेकिन एक समय में यूटिलाइज कितने को करे? एक को करे, उसको बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम कैसे देना है? तो नेक्स्ट है इसमें नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का नाम हम कैसे देंगे? तो देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड का नाम देने के लिए, ठीक, कुछ एग्जांपल से समझेंगे इसको। ओल्ड और न्यू, मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि दोनों नाम दिया होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये क्या है और हमने तो कुछ और पढ़ा है, तो इसलिए मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया लिगेंड,
ये हो गया ओल्ड नेम और ये आपका न्यू नेम। आपको जो आंसर बताना है वो न्यू नेम के अकॉर्डिंग ही बताना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो किसके अकॉर्डिंग बताना है, न्यू नेम। मैंने ओल्ड नेम इसलिए बताया है क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, किसी मटेरियल में जब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो कुछ नाम जो है वो ओल्ड नेम के अकॉर्डिंग दिया होता है। तो ऐसे केस में समझना है कि वो क्वेश्चन ओल्ड है, पुराना क्वेश्चन कोई है, तो इसीलिए। लेकिन अब अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे बताना है, न्यू नेम के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल से लें तो जैसे आपका साइनाइड है, तो साइनाइड एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। तो साइनाइड में इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये कार्बन से भी दे सकता है और साइनाइड जो है अपना लोन पेयर नाइट्रोजन से भी दे सकता है, क्या दोनों साइड से अपना लोन पेयर मेटल को दे सकता है। अगर ये कार्बन से देता है तो इसको पहले हम लोग बोलते थे साइनाइडो, एनायनिक लिगेंड है ना, साइनाइडो। और नाइट्रोजन से देता है तो इसको बोलेंगे आइसो साइनाइडो। ऐसा नहीं है कि ये नाम गलत है, ये नाम गलत नहीं है, लेकिन करेक्ट आईयूपीएसी नेम में नहीं आएगा ये। करेक्ट आईयूपीएसी नेम में देखो रूल क्या बता रखा है कि आपको इस लिगेंड का नाम लिखना है। जैसे CN- को क्या लिखते हैं, साइनाइड, ठीक। तो इस लिगेंड का नाम लिखना है और ब्रैकेट में जो डोनेटिंग साइट है उसको मेंशन करना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइनाइडो। तो ये हो गया आपका साइनाइडो और ब्रैकेट में C लिखना है, ठीक है ना। जो डोनेटिंग साइट है या जो डोनेटिंग एटम है उसको ब्रैकेट में लिखना है। इसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, तो साइनाइडो, भाई ये है तो साइनाइड ही ना, CN-, ठीक। तो साइनाइडो और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, N। तो ये अपना न्यू कन्वेंशन है, ये अपना ओल्ड कन्वेंशन है, दोनों मैंने बता दिया है, ठीक। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है, ठीक, तो हमें न्यू के अकॉर्डिंग ही आंसर बताना है। लेकिन अगर ऑप्शन में आइसो साइनाइडो लिखा है तो ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइसो साइनाइडो मतलब क्या हुआ कि अपना लोन पेयर किसे दे रहा है, नाइट्रोजन से दे रहा है, ठीक। कुछ एग्जांपल और देखेंगे। तो नेक्स्ट है इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग चैट सेक्शन में पूछते हुए चलना। एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं। तो इसमें जैसे नेक्स्ट है OCN-। तो OCN- के पास दो ऑप्शन है, ये अपना ऑक्सीजन लोन पेयर ऑक्सीजन से भी दे सकता है और OCN- जो है ये अपना लोन पेयर नाइट्रोजन से भी दे सकता है, ठीक। ऐसे केस में जो ओल्ड नेम है इसका, तो इसको साइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइनेट। ये ध्यान देना कि वो साइनाइड है, ये साइनेट है, और क्योंकि ये एनायनिक लिगेंड है तो ये साइनेटो हो जाएगा, ठीक। और नाइट्रोजन से दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनेटो। तो ये आपका ओल्ड नेम हो गया, ठीक। लेकिन न्यू नेम कैसे लिखेंगे, तो न्यू नेम के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइनेटो और ब्रैकेट में O। और यहां पे हम लोग लिखेंगे साइनेटो, क्योंकि है तो साइनेट ही, बस डोनेटिंग एटम जो है वो कौन है, नाइट्रोजन है। तो यहां पे हम लिखेंगे साइनेटो, तो साइनेटो और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, N, नाइट्रोजन लिखोगे। समझ में आया चीज। अच्छा, एक एग्जांपल और ले। तो यहाँ पे SCN-, ठीक। तो SCN- जो है ये अपना लोन पेयर सल्फर से भी दे सकता है। तो इसको लिखते थे हम लोग, ये हो गया साइनेट और इसको लिखेंगे थायोसाइनेट, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। और यहाँ पे मेरे पास SC�BN-, ये अपना लोन पेयर नाइट्रोजन से भी दे सकता है। तो ऐसे केस में इसको लिखते थे आइसोथायोसाइनेटो, ठीक। अच्छा, लेकिन जो अपना नया कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, और यहाँ ब्रैकेट में अपने पास क्या आ जाएगा, S, और इसको लिखेंगे थायोसाइनेटो, ठीक ना, थायोसाइनेटो, और ब्रैकेट में अपने पास क्या आएगा, N, ठीक। एक लास्ट एग्जांपल और ले रहे हैं, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल है, आपके पास NO2-। तो NO2- जो है, पहले तो ये बताओ NO2- को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। सो क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्राइट। अब इसके पास दो ऑप्शन है, ये अपना लोन पेयर नाइट्रोजन से भी दे सकता है, एम्बिगेटेड लिगेंड है। तो ऐसे केस में इसको बोलते थे नाइट्रो, ये ओल्ड नेम है। और अगर इसने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन से दे दिया, O- लोन पेयर है और इसने लोन पेयर किसे दे दिया, ऑक्सीजन से, किसी मेटल को, तो ऐसे केस में इसको हम लोग बोलते हैं
नाइट्राइटो। ठीक, ये तो हो गया ओल्ड कन्वेंशन। न्यू कन्वेंशन में NO2 माइनस इस आयन का नाम क्या है? नाइट्राइट। ठीक है, इसको नाइट्राइट बोलते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे नाइट्राइटो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? N। भाई नाइट्राइट से नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, और ये अपना क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो और ब्रैकेट में O। ठीक, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। तो अपने पास अगर कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड है तो ऐसे केस में इसका नाम कुछ इस तरह से लिखना होता है। ठीक, उस आयन का नाम लिखना है और जिस डोनेटिंग साइट से वो अपना लोन पे डोनेट कर रहा है, ठीक, उस साइट को ब्रैकेट में मेंशन करना होता है। तो ये आपका हो गया नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एक लास्ट पॉइंट जो है, जो कि बच गया अपना, वो ये है कि अगर आपका जो लिगेंड है वो कोई ऑर्गेनिक लिगेंड है और एनायनिक लिगेंड है, तो एनायनिक लिगेंड के लिए हमने क्या पढ़ा है कि O सफिक्स यूज करना होता है। लेकिन अगर कोई लिगेंड ऑर्गेनिक है और एनायनिक है तो कोई सफिक्स यूज नहीं करना है, आइल सफिक्स यूज करना है, YL। क्या यूज करना है? आइल। ठीक, YL, आइल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, यहां मैं पहले ये नोट लगा एक पॉइंट लिख दूं कि फॉर ना, तो फॉर एनायनिक ऑर्गेनिक ligands आइल suffix is used and O suffix is not used। ठीक ना, O suffix हम लोग यूज नहीं करते। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर कोई एनायनिक लिगेंड है और वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, ठीक, तो ऐसे केस में O नहीं यूज करना है। ऐसे केस में क्या यूज करना है? आइल यूज करना है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका अगर कोई लिगेंड है CH3 माइनस, जैसे CH3 माइनस, ये अपना लिगेंड है R माइनस। ठीक, तो इसको हम लोग मिथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिथाइल, आइल लगाएंगे। ठीक, इसमें ये नहीं कि मिथाइलो नहीं लिखना है, ठीक ना, O नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आपके पास CH3 CH2 माइनस, मान लो ये लिगेंड अपना लोन पेयर दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। इथाइलो लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, जबकि एनायनिक है। ठीक, इसी तरह से कुछ लिगेंड का नाम और याद रखना है, ये माइनस है। ठीक, तो इसको हम लोग एलाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एलाइल। इस लिगेंड का नाम है एलाइल। अगर सिग्मा देगा तो एलाइल और पाई देगा तो ईटा3 एलाइल। ठीक, अच्छा, इसी तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये, तो इसको विनाइल लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? विनाइल। ठीक है, विनाइल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लिगेंड है आपका माइनस, ठीक, इसको क्या लिखते हैं? तो इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, इस लिगेंड का नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ये हमें याद रखना है। ये सिग्मा डोनर भी हो सकता है, पाई डोनर भी हो सकता है। तो ये अगर कोई एनायनिक लिगेंड है और ऑर्गेनिक लिगेंड है तो ऐसे केस में लास्ट में O नहीं लगाते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं? आइल, YL। ठीक, तो यहाँ अपना नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स खत्म होते हैं। अब एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि इन रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। ठीक, अब मैं सीधा एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। तो देखो, यहाँ तो कोई डाउट हो किसी को तो आप लोग जो है चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी ने लिखा है सर वहाँ नहीं दिख रहा, तो कहाँ नहीं दिख रहा वो मेंशन करो भाई। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ठीक, इसको मैंने रीड भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ कि ये आपका जो है, इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ठीक, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, पहला एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब आप समझ लो कि लिखने का तरीका कैसे होता है। ठीक, तो कोई एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो आपको नाम लिखना है। तो इसमें K4 पहला एग्जांपल है, K4FeCN6, है ना, K4FeCN6। तो अब इसका हमें नाम देना है।
पहला काम क्या करना है, ये जो Fe है या जो सेंट्रल मेटल है इस पे आपको चार्ज बताना है। ठीक, तो चार्ज बताने का तरीका देखो, एक तरीका ठीक ना कि जैसे x मान लो, ठीक, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। दूसरा क्या है, एक पोटेशियम पे चार्ज कितना प्लस, तो 4 पे चार्ज कितना 4 प्लस, ठीक, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा 4 माइनस, 4 प्लस तो इस पे चार्ज 4 माइनस, इस पे चार्ज कितना है 6 माइनस, तो यानी कि जाहिर सी बात है इस पे चार्ज कितना होगा 2 प्लस, क्योंकि भाई इस पर 2 प्लस होगा, इस पर 6 माइनस, तभी तो इस पर क्या आएगा 4 प्लस। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि जितना एनायनिक पार्ट है उतना कैटायनिक पार्ट होना चाहिए। एनायनिक कितना है 6 माइनस, तो कैटायनिक भी कितना होना चाहिए 6 प्लस, 4 प्लस तो ये हो ही गया, यानी आयरन पे चार्ज कितना होना चाहिए 2 प्लस, ठीक ना भाई, क्योंकि चार्ज तो बैलेंस रखना है ना, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अपना अपना तरीका है, ठीक है, जिस भी तरीके से करो, लेकिन चार्ज सही बताना। तो Fe पे चार्ज हो गया 2 प्लस। अब रूल नंबर 1 क्या था कि सबसे पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है, फिर किसका नाम लिखना है एनायनिक पार्ट का। कैटायनिक यहाँ पे कौन है पोटेशियम, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेशियम, तो पोटेशियम सॉरी यहाँ पे अपना जो सबसे पहला है ये इस तरह से पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया, ठीक, ये सब 4 और इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पोटेशियम। इसके बाद फिर एनायनिक पार्ट, पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिख दिया पोटेशियम, अब एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, तो मुझे दिख रहा है कि जो एनायनिक पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और उसके बाद किसका नाम लिखते हैं मेटल। लिगेंड यहाँ पे कौन है साइनाइड, तो साइनाइड और साइनाइड कितने हैं 6, तो थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं यहाँ पे, आपके पास इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। हेक्सा क्यों यूज किया, क्योंकि 6 साइनाइड है, ठीक। उसके बाद अपने पास साइनाइडो, एनायनिक लिगेंड है ना ये, Cn माइनस कैसा लिगेंड है एनायनिक, तो ये साइनाइडो हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये नॉर्मल लिगेंड है या एम्बिडेंटेट है, एम्बिडेंटेट है, कार्बन से डोनेट कर रहा है, कैसे पता चला, क्योंकि C पहले लिखा हुआ है, अगर NC लिखा होता है इसका मतलब कि नाइट्रोजन डोनर है, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास साइनाइडो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे C, ठीक ना। उसके बाद फिर अब आयरन मेटल का नाम लिखेंगे। तो अब ये बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स कैसा है एनायनिक, और कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक है तो सफिक्स का यूज करना है 8, ठीक ना, 8 सफिक्स यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग फेरेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग फेरेट, इस मेटल पे चार्ज कितना है 2 प्लस, तो रोमन नंबर में यहाँ पे हमें क्या लिखना है फेरेट 2, ठीक ना, लिखेंगे फेरेट 2। तो ये इसका करेक्ट IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा करेक्ट IUPAC। तो अच्छा, तो एक नाम तो ये है, सही है, यही इसका करेक्ट IUPAC नाम भी होगा, आपसे एग्जाम में जनरली यही पूछा था। दूसरा जो है इसका एक और नाम है जो कि कॉमन नेम, ठीक, तो वो है पोटेशियम, ठीक ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या बोलेंगे इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन ये जो नाम है इट इज़ अ कॉमन नेम, जो आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है आपने कि 2 तरह के नाम होते हैं, एक होता है IUPAC नेम, एक होता है कॉमन नेम, तो ये कॉमन नेम है, ठीक ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरह से एक और तरीका है जैसे नाम को लिखा जाता है, पर वो IUPAC रूल नहीं है, लेकिन नाम देने का ये भी तरीका है। तो इसमें क्या करते हैं कि देखो, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, पोटेशियम, ये समझना ना, पोटेशियम पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखा, एनायनिक पार्ट में हेक्सा साइनाइडो C, इसके बाद फेरेट, 8 क्यों लगाया मेटल के लास्ट में, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है ये एनायनिक है, कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल होता या कैटायनिक होता तो कोई सफिक्स नहीं लगाते। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं पोटेशियम, ठीक, हेक्सा साइनाइडो C, हेक्सा साइनाइडो C लिख दिया। इसके बाद मैंने लिखा फेरेट, फेरेट लिख दिया। ये याद रखना भाई, ब्रैकेट और किसी अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन जरूर लगाना है, या फिर कोई नंबर लिखा आपने, जैसे 2 3 नंबर लिखा, और कोई अल्फ़ाबेट है तो नंबर अल्फ़ाबेट के बीच में भी एक हाइफन जरूर होना चाहिए, 2 नंबर के बीच में कॉमा जरूर होना चाहिए, जैसे 1 2 लिख रहे हैं 1,2, तो 1 कॉमा होना चाहिए 2 नंबर्स के बीच में। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। ये अपना फेरेट हो गया। इसके बाद ब्रैकेट में मैं यहाँ -4 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे -4। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ 2 लिखा था, यहाँ क्या लिखा था -4। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर किसी कंपाउंड का कॉमन नेम कैसे देते हैं, तो कॉमन नेम मतलब उसका नॉर्मल नेम, तो वो याद रखना पड़ता है ना, कॉमन नेम देने का कोई रूल नहीं होता है, कॉमन नेम्स हमें याद रखने होते हैं, ठीक। अच्छा, IUPAC रूल, IUPAC नेम बताने के लिए रूल्स दिए गए, पर कॉमन नेम बताने के लिए यहाँ पे कोई रूल नहीं है, वो हमें याद ही रखने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ 2 लिखा है, यहाँ -4। तो कंक्लूजन ये है
कि अगर यहाँ कोई डिजिट लिखा है, रोमन नंबर नहीं लिखा है, तो वो जो चार्ज है वो चार्ज कॉम्प्लेक्स स्फीयर का चार्ज होगा, ठीक है। किसका चार्ज होगा? कॉम्प्लेक्स स्फीयर का। अगर यहाँ रोमन डिजिट में कुछ लिखा हुआ है, रोमन नंबर्स में, तो वो मेटल पे चार्ज होगा। जैसे मेटल पे चार्ज कितना है? 2+, ठीक। तो मेटल पे चार्ज बताना है तो रोमन नंबर, और अगर यहाँ का चार्ज बताना है तो आपको डिजिट्स में इसको यूज करना है, ठीक। लेकिन ये आईयूपीएसी नाम है क्या? नहीं। हाँ, करेक्ट नेम है पर आईयूपीएसी नेम नहीं है। ये नाम भी सही माना जाएगा, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि अगर मान लो एक से ज्यादा सही आंसर है, आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम, तो करेक्ट नेम में ये भी करेक्ट है, इसका एक नाम ये भी है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये भी करेक्ट नेम है, ये भी करेक्ट नेम है, ठीक। लेकिन अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम ये दोनों नहीं है। आईयूपीएसी नेम कौन सा है? फर्स्ट वाला है। इसी तरह से एक लास्ट यहाँ पे और लिख सकते हैं हम लोग 4। नाम को करेक्ट कब बोलते हैं? करेक्ट नेम मतलब क्या हुआ कि अगर आपने नाम पढ़ा और नाम पढ़ के फॉर्मूला हम लिख पा रहे हैं तो बोलेंगे कि नाम सही है, ठीक। जैसे नाम हमने पढ़ा और नाम पढ़ के फॉर्मूले को हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो आपका नाम सही है। लेकिन अगर नाम पढ़ के फॉर्मूले को नहीं लिख पा रहे हैं तो नाम क्या है? गलत है। इसका एक नाम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि पोटेशियम कितने हैं? 4। तो हमने यहाँ लिख दिया टेट्रा पोटेशियम, फिर हेक्सा साइनाइडो, ब्रैकेट में क्या लिखा? C, ठीक। और फिर मैंने लिखा यहाँ पे फरेट। अब देखो, जब मैंने यहाँ टेट्रा लिख दिया तो मुझे यहाँ चार्ज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि जैसे ही आपने बता दिया कि 4 पोटेशियम है तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे अपने आप पता चल जाएगा भी टेट्रा पोटेशियम है तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे चार्ज कितना होगा? 4-, तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक ना। और अगर 4- पता चल गया तो भाई साइनाइड कितने हैं? 6 हेक्सा साइनाइड है ना, तो मेटल पे भी चार्ज अपने आप पता चल गया कि मेटल पे चार्ज कितना होगा? 2 होगा, ठीक। तो टेट्रा बोलते ही ये दोनों इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ टेट्रा नहीं लिख रहे हैं, जैसे आपने टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा है, तो ऐसे केस में या तो आपको मेटल पे चार्ज बताना पड़ेगा या तो आपको कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे चार्ज बताना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग 4 तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें चारों क्या करेक्ट आईयूपीएसी नेम है क्या? नहीं। जो करेक्ट आईयूपीएसी नेम है वो सिर्फ कौन सा है? फर्स्ट वाला है, ठीक ना। इसी को हम लोग करेक्ट आईयूपीएसी नेम बोलेंगे। और आपसे यही वाला जो है पूछा भी जाएगा कि आप जो है आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं क्लास 12th वालों के, तो उसमें के एग्जाम में भी एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स दिया जाता है और पूछते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखो, ठीक। या उल्टा भी पूछ लेते हैं कि आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ है और आपसे बोलते हैं कि इसका फॉर्मूला लिखो। तो एक एक नंबर की ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें आईयूपीएसी नाम जो है वो कौन सा होगा? फर्स्ट वाला ही होगा। आपको यही वाला नाम लिखना है, ठीक। दूसरे नाम को नहीं लिखना है, ये इन्फॉर्मेशन के लिए बताया सिर्फ, ठीक। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको इन सभी क्वेश्चन के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, ठीक। तो इसको मिटा रहे हैं आप। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आज का आप लोग का होमवर्क और है, एक और है कि जो आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का असाइनमेंट मिला है, तो असाइनमेंट का जो सबसे पहला पेज है उसमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है और बगल में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको उन नाम को देखे बिना कॉम्प्लेक्स का सभी का नाम लिखना, लगभग 30 क्वेश्चन है शायद, तो उसमें जो है आपको सबका नाम खुद से लिखना है और फिर आंसर को क्रॉस चेक करना है, ठीक। ये जब आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें दो जगह पर नाम गलत भी दिए गए हैं ना, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा भी कि कहाँ कहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो भाई देखते हैं कि कौन सही बताएगा कि प्रिंटिंग मिस्टेक जो है वो कहाँ पे है, ठीक। तो राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका नाम आपको देना है K3FeCN6। सेकंड है यहाँ पे अपने पास CO H2O6 Cl3। थर्ड है Cr H2O NH3 का
होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस En Cl3। फोर्थ K2 PtCl6 5 Pt H2 whole twice Cn whole twice NO2 6 है Pt H2 whole twice Nc whole twice ONO2 ONO whole twice। तो ये जो है 6 क्वेश्चन ये हो गए। इधर का सॉल्व कर लिया हो तो अब नाम देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे K3 FeCN6, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि इस पे +3, तो इस पे चार्ज कितना आ गया -3, ठीक। इस पे -6, तो इस पे चार्ज कितना हो गया +3। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पहले कैटायनिक पार्ट, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा, 6 है ना, तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो ब्रैकेट में C, इसके बाद फेरेट। फेरेट क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है फेरेट, और मेटल पे चार्ज कितना है 3, तो फेरेट 3। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे आप तो नाम ऐसे ही पढ़ने लग जाओगे, ठीक। इसका एक और नाम है कॉमन नेम, ये तो IPC नाम हो गया। कॉमन नेम जो है वो है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, उसका नाम क्या था पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसका नाम है पोटेशियम फेरी साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। अच्छा, इसके बाद अब इसका नाम देना है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि Cl पे -1 तो -3, तो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना +3, H2 पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना आ गया +3, तो कोबाल्ट पे +3 चार्ज आ गया। अब नाम देना है, तो पहले कैटायनिक पार्ट फिर एनायनिक पार्ट, है ना। तो अब कैटायनिक पार्ट का नाम देंगे तो मुझे पहले लिगेंड का फिर मेटल का। लिगेंड कौन है H2O, H2O को क्या बोलते हैं एक्वा, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा लिख दिया, ठीक। इसके बाद कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक। सिर्फ एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए ही 8 लगाना है। अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे चार्ज प्लस है यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो मेटल को क्या का कोई सफिक्स नहीं होगा, मेटल को एज इट इज लिखना है, तो कोबाल्ट लिख दिया। इसके बाद मेटल कभी भी लिखेंगे तो चार्ज जरूर लिखना है, ठीक। तो कोबाल्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3, क्योंकि मेटल पे चार्ज 3 का है। फिर एनायनिक पार्ट, तो एनायनिक पार्ट क्या है क्लोराइड, तो यहाँ हम लोग सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेटल पे चार्ज ऑलरेडी क्या बता रखा है, तो मेटल पे चार्ज ऑलरेडी 3 बता रखा है। हेक्सा को तो ऑलरेडी समझ में आता था कि यहाँ पे 3 प्लस होंगे, तो क्लोराइड में 3 Cl आपने लिखने होंगे। तो यहाँ पे अपने पास जैसे आप CaCl2 को क्या लिखते हो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम डाइक्लोराइड तो नहीं लिखते ना, तो इसलिए यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। नहीं, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, ये तो आयोनाइजेशन स्फीयर में है ना, तो लिगेंड नहीं है। लिगेंड के लिए ही O लगाना है, सबके लिए नहीं लगाना है। अगर यही Cl अगर अंदर होता तब हम लगा सकते थे, ठीक। अच्छा, अब इसका नाम देना है, इन तीनों का नाम पहले देख ले। तो इसमें मुझे दिख रहा है -3, तो इस पर चार्ज कितना आ गया +3। En पे कोई चार्ज होता नहीं है, H2O पे कोई चार्ज होता नहीं है, NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है, यानी क्रोमियम पे चार्ज कितना आ गया 3+। अब इसका नाम देना शुरू करेंगे। तो जब नाम देंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक। चलो इसमें नहीं, दूसरे क्वेश्चन में कर देंगे उसको, ठीक। अब इसका नाम देंगे तो देखो इसका नाम हो गया अमाइन, ए से शुरू होगा। इसका नाम हो जाएगा H2O, तो एक्वा, और ये आपका इथाइलिन डाइअमीन। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले अमाइन आएगा, ठीक। तो इसमें हो जाएगा अमाइन, तो डाई अमाइन, तो डाई अमाइन हो गया ये, ठीक। इसके बाद डाई एक्वा, तो यहाँ पे अपने पास है डाई एक्वा, एक नाम ये हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे अपने पास इथाइलिन डाइअमीन, तो इथाइलिन डाइअमीन हो गया। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये ना, इथाइलिन डाइअमीन। इसके बाद क्रोमियम, तो इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं
क्रोमियम, क्रोमेट नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आपका कैटायनिक है और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए 8 नहीं लगाना होगा, ठीक। तो क्रोमियम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ग्रिप में आ जाता है, ठीक। इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, क्लोराइड, एनानिक पार्ट अपना क्या है Cl, तो क्लोराइड लिख देंगे, ठीक। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी आप एक बार इन तीनों का ट्राई करो। तब तक के कुछ नए क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। फेरेट, हाँ, नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ फेरेट 8 लगा देना, क्योंकि चार्ज हम लोग बताए ना 3 है ना, चार्ज लिखते तब फेरू हमें बताना पड़ता है, लेकिन हम चार्ज लिख दे रहे हैं कि 3। अब फेरेट 2 भी हो सकता है, फेरेट 3 भी हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद और भी आप लोग को अभी क्लास में करना है क्वेश्चन नंबर 7। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 10। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो इन सब का नाम देना है। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट। तो सही आंसर दिया है प्लैटिनेट 4। तो आंसर किसी ने चैट सेक्शन में लिखा है और सही लिखा है। यहाँ पे K पे प्लस है, 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 माइनस, वही इस पे 2 प्लस तो इस पे 2 माइनस, 6 माइनस तो इस पे 4 प्लस। वैसे भी आपको बता रखा है कि प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चार्ज कितना रखता है, 4 प्लस, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। तो यहाँ से पोटेशियम लिखेंगे, आलस नहीं करना है भाई, इसको एक बार लिख लो आप, क्योंकि आप लोग के बोर्ड वगैरह में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर, ठीक। तो एक बार बस लिखेंगे, फिर वो अपने आप आ जाता, समझ में आ जाता है। तो पोटेशियम यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो हो गया। इसके बाद प्लैटिनेट। अब ये बताओ प्लैटिनेट क्यों लिखा, 8 क्यों लगाया यहाँ पे, ठीक। क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे चार्ज माइनस है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए 8 लगाना जरूरी है, ठीक। कैटायनिक न्यूट्रल में 8 नहीं लगाना। तो प्लैटिनेट हो गया और इस पर चार्ज कितना होगा, 4, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पे NO2, ये थोड़ा सा इसमें 2 कर दो, ठीक है, ये रह गया। तो इसमें मुझे दिख रहा है कि ये जो है आपका साइनाइड माइनस और ये आपका नाइट्राइट NO2 माइनस, ठीक। तो -2 -2 -4, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 4 प्लस, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0। अब ये हो गया एक्वा, ये हो गया साइनाइड और ये हो गया नाइट्राइट, ठीक। तो अल्फाबेटिकल इसमें अरेंजमेंट देखना है। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, एक्वा। तो इसका नाम हो जाएगा डाई एक्वा। तो डाई एक्वा हो गया। इसके बाद डाई साइनाइडो। तो डाई साइनाइडो ब्रैकेट में C, ये एम्बिडेंटेड है। इसके बाद यहाँ पे डाई नाइट्राइटो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, N, ये भी एम्बिडेंटेड है, N से भी दे सकता है, O से भी दे सकता है। तो डाई नाइट्राइटो N हो गया। इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर हम मेटल लिखेंगे। तो मेटल अपना क्या आ जाएगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम, प्लैटिनेट क्यों नहीं, तो प्लैटिनेट इसलिए नहीं क्योंकि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल। तो प्लैटिनम और ब्रैकेट में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4, तो प्लैटिनम 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन आपका सेम है। मैंने बस क्या किया है कि यहाँ CN की जगह NC कर दिया और यहाँ NO2 की जगह ONO, ठीक है, ये बताने के लिए कि भाई एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डाई एक्वा, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो ब्रैकेट में N
इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, डाई नाइट्राइटो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे N, इसके बाद क्या लिखेंगे प्लैटिनम, है ना, प्लैटिनम 4। तो प्लैटिनम 4 ये इसका जो है नाम हो जाएगा, ठीक है, डैश है, ठीक, क्या हुआ, डाइटो N, ओ सॉरी यहाँ पे क्या आएगा O, क्योंकि यहाँ पे जो डोनर एटम है वो कौन सा है O, और यहाँ डोनर एटम कौन सा था N, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अच्छा 5 का चार्ज रिपीट कर दीजिए। तो 5 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो 5 में Cn पे चार्ज आपको पता है कितना होता है -1, ठीक। देखो वैसे भी आपको पता है कि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो उस पर चार्ज 4+ होगा ही होगा, लेकिन अब फिर भी देख ले साइनाइड पे -1 और नाइट्राइट जो है इस पे भी चार्ज -1 का होता है, तो 2- और 2- तो 4- हो गया, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 4+, ठीक। आगे बढ़ते भाई, तो इसमें क्वेश्चन तो मिटा दिया मैंने, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा था, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था आपका FeEn का होल थ्राइस, ये था, ठीक। तो FeEn का जो होल थ्राइस है इसका जो नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डायमीन, ठीक। और 3 है तो इसका हो जाएगा ट्रिस। तो ट्रिस क्यों यूज़ किया, डाई या ट्राई क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि अपने पास जो है इसके नाम में ऑलरेडी डाई वर्ड यूज है, तो ये हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाईअमीन। तो ट्रिस इथाइलिन डाईअमीन, और यहाँ पे शायद Cl3 है जो भी है, तो इस पे जो चार्ज है वो कितने का है 3+ का है, तो ट्रिस इथाइलिन डाईअमीन। और यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा आयरन का यूज़ किया क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पे 3+ का चार्ज, ठीक। तो आयरन, और ब्रैकेट में ये जो है आपका ये हो जाएगा 3, और इसके बाद आयरन 3 क्लोराइड, तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। अच्छा इसके बाद जो क्वेश्चन थे, तो 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो उसको नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा था इस तरह से, FeNH3 और यहाँ पे मेरे पास है COCl6 या PtCl6। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले देख ले। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स था वो इस तरह से था, PtCl4 और यहाँ पे अपने पास जो है PtCl6। तो PtNH3 4 और PtCl6 इसका नाम जैसे हमको देना है, ठीक। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि कई बार चार्ज पता नहीं चलता है मेटल पे चार्ज क्या है, तो यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ मुझे पता है कि प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो चार्ज कितना होगा 4+, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 4+, 6-, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 2-, ठीक है, तो 2- चार्ज हो गया, ठीक। इस पे 2- तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 2+, तो प्लैटिनम पे चार्ज कितना आ गया 2+। तो पहले कैटायनिक पार्ट का नाम लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है एनायनिक पार्ट का। अब कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे तो ये टेट्रा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा टेट्रा अमाइन, तो टेट्रा अमाइन ये लिख दिया। इसके बाद प्लैटिनम, तो टेट्रा अमाइन प्लैटिनम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2, में टेट्रा अमाइन प्लैटिनम 2 ये लिख दिया। इसके बाद हेक्सा क्लोराइडो, तो हेक्सा क्लोराइडो, तो इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट। तो यहाँ प्लैटिनेट क्यों यूज़ किया हमने भाई, यहाँ प्लैटिनम यहाँ प्लैटिनेट क्यों, क्योंकि ये कैटायनिक है ये एनायनिक है, तो प्लैटिनेट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4, ठीक ना, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ें, देखते ही बताना है, हेक्सामाइन प्लैटिनम 2, फिर हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट 4, ठीक। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर कुछ पाई डोनर कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे थे, तो पाई डोनर कॉम्प्लेक्स में जैसे एक था यहाँ पे जेसी सॉल्ट, इसका कॉमन नेम क्या था जेसी सॉल्ट, तो जेसी सॉल्ट में K PtCl3 ईटा 2 C2H4, जैसे इसका नाम लिखना है तो देखो K पे प्लस चार्ज है, ठीक, तो इस पे चार्ज कितना हो गया -1। ईटा 2 C2H4 जो है ये एक पाई डोनर लिगेंड है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। Cl पर चार्ज कितना -1, तो -3 हो गया, तो ओवरऑल कितना आना चाहिए -1, यानी प्लैटिनम पे चार्ज कितना आएगा +2, ठीक। अब इसका नाम जो लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम, ये क्लोराइडो और ये आपका इथाइलिन है, ठीक। तो C और E पहले कौन आएगा C,
तो इसमें ये हो जाएगा ट्राई क्लोराइडो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिखना है आपको ईटा 2 इथाइलिन। अच्छा, ईटा 2 के यूज़ किया क्योंकि जो लिगेंड था वो कैसा लिगेंड था आपका, पाई डोनर लिगेंड था, तो ईटा 2 इथाइलिन हो जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे प्लैटिनेट, कोई पूछ ले भाई प्लैटिनेट, प्लैटिनम क्यों यूज़ किया, 8 क्यों यूज़ किया, तो लिगेंड कैसा है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा था अभी, फेरोसिन, कॉमन नेम है फेरोसिन, और इसका फॉर्मूला जो है आपके पास इस तरह से Fe-5C5H5 का होल ट्वाइस, ठीक। इसका नाम अभी बताया था C5H5 का साइक्लोपेंटाडाइन, तो इस पे चार्ज -1 का 2 है, तो -2 हो गया, -2 ओवरऑल चार्ज 0, तो इस पर चार्ज कितना हो गया, +2, तो +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसका जब नाम लिखेंगे तो देखो इसको बिस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिस। बिस क्यों, क्योंकि इसका जो नाम है वो है ईटा 5 सॉरी, तो ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, तो इसके नाम में ऑलरेडी क्या यूज है, डाई, तो और ये कितने लिगेंड है, 2, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, बेस, तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। इसके बाद आयरन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2। इसका एक और नाम है, इसको फेरोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फेरोसिन, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक। तो ये हो गया फेरोसिन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN आपको मैंने बता रखा है, ठीक, कैसे निकला, इसका 36 होता है, ठीक ना, उसमें ले रखा है एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल जो था, और यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी है, ठीक, तो उसको समझ लें। लास्ट एग्जाम्पल जो है ये था आपका H2PtCl6, ठीक। इस एग्जाम्पल का नाम देना है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक, 2 हाइड्रोजन पे प्लस है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 2-, तो यहाँ पे अपने पास 2- का चार्ज हो जाएगा। Cl पे -6, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +4, ठीक ना, तो प्लैटिनम पे चार्ज कितना आ गया, +4, क्योंकि तभी जो है +4 -6, तो ये कितना आ जाएगा, -2, ठीक। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, कोई गेस करो भाई, नाम क्या होना चाहिए, तो पहले कैटायनिक का फिर एनायनिक का ऐसे नाम देते हैं, लेकिन वो नाम जो था, वो जो रूल था वो सॉल्ट्स के लिए था, किसके लिए था, वो सॉल्ट्स के लिए था, कि पहले कैटायनिक फिर एनायनिक, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, लेकिन ये सॉल्ट नहीं है, ये क्या है, ये सॉल्ट नहीं है, ये एक एसिड है, ये क्या है, एसिड। अगर कैटायनिक पार्ट आपका H+ होता है तो ऐसे केस में वो एसिड बन जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे देखो, जैसे मैं बोलता हूँ Na+Cl-, तो ये तो सॉल्ट है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ HCl H+Cl-, तो ये तो एसिड हो गया ना, ये क्या हो गया आपका एसिड, ये सॉल्ट नहीं है। तो अगर कैटायनिक पार्ट आपका H+ है तो सॉल्ट नहीं होगा, वो एसिड होगा। और एसिड के लिए हम लोग एक या अस सफिक्स यूज करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक ना, बोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो अगर कोई एसिड है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक या अस। अगर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो एक, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अस सफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक नोट लगा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कि इफ कैटायनिक पार्ट इज H+, देन एक और अस सफिक्स, ठीक ना, एक और अस सफिक्स इज यूज्ड। ऐसे केस में एक या अस सफिक्स आपको लगाना है, ठीक ना, प्लैटिनेट या ये सब नहीं यूज करना, ठीक। अब जैसे इस पे आते हैं, तो इसका नाम जो होगा, तो नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिगेंड कौन है, Cl-, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड, लास्ट में एक एसिड आपको जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि एसिड हो जाएगा। तो हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी पर लिख दिया है, प्लैटिनिक 4 एसिड, क्योंकि एक मतलब अपने आप हाइयर, प्लैटिनम 2 में मिलता है +2 +4, तो +4 मतलब हाइयर हो गया और +2 मतलब लोअर हो गया। तो अगर ये मान लो +2 में होता है तो यहाँ क्या लगाते हैं आप, प्लैटिनस, ठीक, और प्लैटिनम अगर +4 में तो क्या लगाएंगे, प्लैटिनिक लगाएंगे। तो देखो अब आपका होमवर्क क्या है, तो इसको समझ लो आप कि जो असाइनमेंट आपको दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, उसके सबसे पहले पेज पे, ठीक, एक्सरसाइज 1 शुरू होने से भी पहले सबसे फ्रंट पेज पे एक लिस्ट है जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और उन कॉम्प्लेक्स का बगल में नाम लिखा हुआ है, ठीक, एक टेबल में। तो आपको उन कॉम्प्लेक्स का जो नाम है
वो लिखना है और उस टेबल से चेक करना है। उसमें 2 जगह पे एरर है, तो मैं एक एरर तो अभी बता देता हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स भी उसमें दिया है और इसका नाम उन्होंने वहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ठीक, तो एक तो ये करेक्शन कर लेना, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड। ठीक ना, 4 नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक लगा दिया तो प्लैटिनम 4+ में ही होगा। ठीक, तो हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक एसिड, और उसमें एक करेक्शन जो है वो और है, तो नेक्स्ट क्लास में भाई वो भी आप लोग सर्च करना। ठीक, और उसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये और प्रैक्टिस में आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, उतना ही ये टॉपिक जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक, तो अगर कोई लिगेंड आपका ब्रिजिंग लिगेंड है तो उसका नाम कैसे दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रूल है ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी में कुछ कॉम्प्लेक्स का जब नाम लिखा गया है ब्रिजिंग लिगेंड्स का, तो इस रूल को यूज करते हुए वो नाम लिखा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो किसी ने पूछा है कि इसका नाम रिपीट करने के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो, हेक्सा क्लोराइडो। अब यहाँ प्लैटिनेट नहीं यूज करना है, यहाँ नोट लगा एक पॉइंट लिखा है कि अगर कैटायनिक पार्ट, जो कैटायनिक पार्ट है वो H+ है, तो ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो आपको सफिक्स जो है वो इक या अस लगाना है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनिक 4 एसिड। ठीक, ये नाम इसका देंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक, अब ये ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझे इसको। तो ब्रिजिंग लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को ब्रिज करें या अपना लोन पे डोनेट करें, ऐसे लिगेंड को बोलेंगे हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड। तो जैसे मान लो अपने पास कोई लिगेंड है, ठीक ना, लिगेंड का एक सीधा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास Cl-, ठीक, Cl- के पास कितने लोन पेयर हैं वैलेंशियल में, 4। ये ऑक्टेट पूरा है ना इसका, तो 4 लोन पेयर हैं। अब Cl- जो है क्योंकि एक लिगेंड है, तो ये अपना लोन पेयर किसी मेटल को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके पास तो भाई 3 लोन पेयर और भी है ना, तो ये अपना लोन पेयर किसी दूसरे मेटल को भी डोनेट कर सकता है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि ये जो लिगेंड है आपका, ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है। ये लिगेंड 2 या 2 से ज़्यादा भी मेटल को अगर कोई लिगेंड डोनेट कर रहा है, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक, तो व्हाट आर ब्रिजिंग लिगेंड, सबसे पहले समझें। दोज लिगेंड्स which donate their lone pair to 2 or more metals are called as bridging ligands। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, तो आप क्या रिप्लाई दोगे उसका, कि ऐसे लिगेंड्स जो अपने लोन पेयर 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स को क्या करें, डोनेट करें, तो ऐसे लिगेंड को बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड है तो उसके पास कम से कम कितने लोन पेयर होने चाहिए, 2 लोन पेयर तो होने चाहिए। ठीक है, तभी तो वो 2 अलग अलग मेटल को क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर एग्जाम्पल लेकर उसको समझेंगे। तो ऐसे लिगेंड को नाम देने के लिए उनके नाम के पीछे म्यू सब प्रीफिक्स लगाया जाता है। ठीक, तो दीज लिगेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय represented by mu prefix। तो mu prefix बिफोर देयर नेम, उनके नाम के पहले हमें म्यू प्रीफिक्स लगाना है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं कि इफ मोर देन, क्योंकि एक एग्जांपल लेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ गया, तो इफ मोर देन 2 metals are bridged, then mu2 नहीं भाई, mu2 तो क्यों लिखोगे आप,
तो कम से कम 2 मेटल को तो ब्रिज करेगा ही, कोई ब्रिजिंग लिगेंड है। μ3, जैसे अगर कोई लिगेंड 3 मेटल को ब्रिज कर रहा है, यानी कि 3 डिफरेंट मेटल को वो अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ऐसे कैसे μ3 लगाएंगे, ठीक। 4 को दे रहा है तो क्या लगाएंगे μ4, 5 को तो μ5, तो μ3 μ4 μ5 etc प्रीफिक्स आर यूज्ड। अच्छा μ2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई अगर कोई ब्रिजिंग लिगेंड है तो कम से कम 2 को तो दे ही रहा होगा, तो μ मतलब हो गया μ2, 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर 3 मेटल को दे रहा है तो क्या लिखना है μ3, 4 को तो μ4 μ5, इस तरह से आपको लिखना ही है, ठीक। अब समझते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल से समझें, जैसे देखो मान लो जैसे ये आपका कोई मेटल है, ये भी आपका कोई मेटल है, ठीक। यहाँ पे आपके पास कोई जैसे ब्रिजिंग लिगेंड है Cl है, ठीक, तो Cl इस तरह से अपना 2 लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इसी तरह से अपने पास जैसे OH माइनस है, तो OH माइनस, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर दे देगा। इसी तरह से आपके पास जैसे मान लो CO है, कार्बोनिल, तो CO भी अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर सकता है, बता ना C डबल बॉन्ड हो इस तरह से, ठीक। और ये मेटल इस तरह से कहीं और से भी लोन पेयर ले सकता है, और ये मेटल भी इस तरह से कहीं और से भी लोन पेयर ले सकता है, ठीक। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, और ये जो लिगेंड्स हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड्स, ठीक। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे देना है, अभी तक के जो कॉम्प्लेक्स थे उसमें एक ही मेटल था, अब जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कितने मेटल है 2, तो इसको देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, ठीक। ये जो इन दोनों मेटल के बीच का जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड पार्ट, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे थर्ड पार्ट। अब रूल क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का नाम देना है, उसके बाद सेकंड पार्ट का नाम देना है, उसके बाद थर्ड पार्ट का नाम देना है, और एक सीक्वेंस में नाम देना है, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का नाम दिया जाएगा, और नाम देने के लिए आपको तरीका बता ही रखा है कि पहले नाम किसका देना है लिगेंड का, फिर नाम किसका देना है मेटल का। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं, इन लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली हमें लिखना है, ठीक। उसके बाद मेटल का नाम लिखना है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में ये 3 लिगेंड्स हैं, इन 3 लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखना है, और इनके पीछे म्यू प्रीफिक्स लगाना है। तो यहाँ पे ये अपना क्लोराइडो हो गया, ये अपना हाइड्रोक्साइडो हो गया, ये अपना कार्बोनिल हो गया। अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ पे कार्बोनिल C, H और C, तो ये क्लोराइडो, ये कार्बोनिल, पहले कार्बोनिल आएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो सेकेंड पार्ट है, तो इसमें अपने पास हो जाएगा म्यू कार्बोनिल, इसके बाद हम लिखेंगे म्यू क्लोराइडो, और फिर क्या लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्साइडो, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो, तो यहाँ से अपने पास ये म्यू हाइड्रोक्साइडो ये लिख दिया। तो ये आपका जो है ये सेकंड पार्ट का नाम लिखा, ठीक। और उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट का नाम लिखेंगे। तो थर्ड पार्ट का जब नाम लिखेंगे तो इसमें भी ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी पहले नाम किसका लिखेंगे लिगेंड का, फिर किसका नाम लिखेंगे मेटल का। लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली लिखना है, और मेटल पे जो चार्ज होगा वो ब्रैकेट में भी लिखना है। तो इस तरह से नाम लिखा जाएगा, ठीक। मतलब कि लेफ्ट टू राइट लाइन से लिखते चलना है, पहले फर्स्ट पार्ट का लिगेंड, फिर मेटल, फिर सेकंड पार्ट का, इन तीनों का एक एक करके नाम लिखना है अल्फाबेटिकली, और पीछे प्रीफिक्स का लगाना है म्यू, ठीक है ना। म्यू मतलब कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम। अब कोई एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं। तो ये तो मैंने रूल बता दिया आपको, स्टेप्स नहीं लिखा रहा हूँ, इसी डायग्राम में मैंने सारे स्टेप बता दिए, ठीक। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखें, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये कोबाल्ट है CO, ठीक। CO पे चार्ज है 3+, यहाँ पे मेरे पास CO इस पे चार्ज है 3+, 3 कार्बोनिल CO और CO, 3 कार्बोनिल इसको इस तरह से अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। यहाँ भी CO और CO, ठीक ना, ये 3 कार्बोनिल अपना जो लोन पेयर है इसको क्या कर रहे हैं डोनेट करते हैं, ठीक। तो अब ये बिल्कुल खत्म है, इसको बस ये लास्ट पार्ट है, और एक एग्जांपल और देके क्लास खत्म करते हैं, ठीक। तो इसमें ये हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पे मैंने लिखा Cl, यहाँ पे अपने पास है CO, और यहाँ पे अपने पास है OH, ठीक। इसका नाम हमको लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए आपको बताया मैंने कि 3 पार्ट हैं, तो एक एग्जांपल बता दें जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक। तो इसमें पहले फर्स्ट पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर सेकंड पार्ट का नाम लिखेंगे,
और उसके बाद थर्ड पार्ट का नाम लिखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट का नाम CO 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 क्या लिखते हैं, कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल है, 3, ठीक ना, 1 2 3, 3 कार्बोनिल है। ये कोबाल्ट है, ये जो मेटल है अपना ये कौन सा है, कोबाल्ट। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल लिख दिया। इसके बाद कोबाल्ट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3, क्योंकि पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है ना, कोबाल्ट 3। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू कार्बोनिल, भाई ये ब्रिजिंग लिगेंड ना तीनों, इसमें भी ये CO है, ये आपका OH है, ये क्या है आपका OH। तो जो CO है इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, तो म्यू कार्बोनिल। इसके बाद म्यू क्लोराइडो, इसके बाद क्या लिखोगे, म्यू हाइड्रोक्साइडो, तो म्यू हाइड्रोक्साइडो। इसके बाद नेक्स्ट है ट्राई कार्बोनिल, तो ट्राई कार्बोनिल। और इसके बाद मेरे पास कोबाल्ट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3, कोबाल्ट 3। तो इस तरह से ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का नाम भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देखेंगे, और ये थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल, ठीक। तो इस एग्जाम्पल को अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हमें समझ में आ जाएगा। तो एक लास्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है Be4O NO2 होल 6, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक। इस कॉम्प्लेक्स का नाम हमें बताना है, IUPAC नाम। तो इसका नाम बताने के लिए सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर हमें जो है बताना होगा। तो स्ट्रक्चर गिवन होता है, बिना स्ट्रक्चर बताए नहीं बता सकते। तो पहले इसका मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक ना। इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी फेमस कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले बताओ कि एक बेरिलियम पे चार्ज कितना होता है, 2+। बेरिलियम कितने हैं, 4, तो कैटायन कितने हो गए, +8, 8+ तो ये हो गया। NO2 पे माइनस होता है, तो 1 पे -1 तो 6 पे -6, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो यहाँ पे इसका मतलब O पे जो चार्ज है वो कितना है, 2-, ये ऑक्साइड है, O पे 2- चार्ज, ठीक। अब इसका पहले मैं स्ट्रक्चर समझा दूं। O2- जो है, O पे चार्ज 2- है, इसके पास लोन पेयर्स कितने हैं, 4, तो 1 2 3 और 4। ये अपना एक एक लोन पेयर बेरिलियम को कोऑर्डिनेट कर देता है, Be2+, ठीक ना, 4 बेरिलियम है ना, तो Be2+, Be2+, और यहाँ भी अपने पास जो है वो क्या आ जाएगा, Be2+। तो इस तरह से 4 बेरिलियम को ये अपना एक लोन पर क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी 4 मेटल्स को ब्रिज करेगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पे NO3 है, सॉरी नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट नहीं नाइट्रेट है। तो ये जो नाइट्रेट है N+O, यहाँ पे O-, यहाँ पे O-, इस पर चार्ज कैसा है, प्लस। नाइट्रेट जो है एक ऑक्सीजन से अपना लोन पेयर इसको दे देगा, एक ऑक्सीजन से अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एक नाइट्रेट 2 मेटल को क्या कर रहा है, ब्रिज कर रहा है, ठीक ना। ये आपका एक बाइरेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, यहाँ नाइट्रेट कितने दिए हैं, 6, ठीक। तो एक तो ये हो गया, तो एक नाइट्रेट इन दोनों को ब्रिज करेगा, एक नाइट्रेट इन दोनों को ब्रिज करेगा, कितने हो गए, 2। एक नाइट्रेट इन दोनों को ब्रिज करेगा, कितने हो गए, 3। एक नाइट्रेट इन दोनों को ब्रिज करेगा, कितने हो गए, 4। एक नाइट्रेट इन दोनों को ब्रिज करेगा, कितने हो गए, 5। और एक नाइट्रेट इन दोनों को ब्रिज करेगा, कितने हो गए, 6 नाइट्रेट्स हो गए। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री है ये, टेट्राहेड्रल, दिख रहा है टेट्राहेड्रल, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक भी लोन पेयर बचेगा नहीं, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगा, ठीक। और ये टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, और हर 2 बेरिलियम को, जैसे इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को और इन दोनों को, है ना, एक एक नाइट्रेट जो है वो ब्रिज कर रहा है। इसको अगर मैं और सिंपल या 2D स्ट्रक्चर से समझाऊं, तो देखो और सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं कि ये आपका O2- हो गया। O2- जो है 1 2 3 और 4, तो 4 बेरिलियम को इस तरह से एक एक लोन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है, ठीक। ये तो मैंने टेट्राहेड्रली समझा दिया। अच्छा, इन 2 बेरिलियम को एक जो नाइट्रेट है, ये मान लो नाइट्रेट है, तो एक नाइट्रेट जो है वो इन दोनों को अपना एक एक लोन पेयर दे रहा है, एक नाइट्रेट इन दोनों को अपना एक एक लोन पेयर दे रहा है, ठीक। एक नाइट्रेट इन दोनों को अपना एक एक लोन पेयर दे रहा है, और एक नाइट्रेट इन दोनों को एक एक लोन पेयर दे रहा है, ठीक ना, 4 तो ये हो गए। इसके बाद एक जो नाइट्रेट है वो इन दोनों को अपना एक एक लोन पेयर दे देगा, और एक नाइट्रेट जो है वो इन दोनों को अपना एक एक लोन पेयर दे देगा।
तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि भाई या 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 तो एक प्लेन में हो गए, ये वाला प्लेन के बाहर हो गया, ये वाला प्लेन के अंदर चला गया। तो एक केज बन रहा है, क्या बन रहा है? एक केज। और इस केज के बिल्कुल बीचों बीच में अपने पास कौन है? ऑक्साइड O2-, जो कि अपने लोन पेयर दे रहा है। तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ना। पहले तो ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक। बेरिलियम का इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें चेंज क्या कर सकता है? ये एग्जिस्ट भी करता है, बेरिलियम 2+ और जिंक 2+, इन दोनों में से कैटायन कोई भी हो सकता है, ठीक। 2+ को रिप्लेस कौन कर सकता है? जिंक 2+। और नाइट्रेट को रिप्लेस कर सकता है एसीटेट CH3COO-, ठीक ना। यहाँ पे एसीटेट भी हो सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का हमें नाम लिखना है, ठीक। अब नाम पे आते हैं। तो जब नाम लिखेंगे तो पहले नाम किसका लिखना है? लिगेंड का। फिर नाम किसका लिखना है? मेटल का। अब इसका नाम है ऑक्साइड और इसका नाम है नाइट्रेट। तो ऑक्साइड O से शुरू होगा, नाइट्रेट किससे शुरू होगा? N से। ON में पहले कौन आता है? N आता है, ठीक। तो N आता है, तो यहाँ पे अपने पास ये हेक्सा हो गया, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा म्यू। ये जो नाइट्रेट है ये कितने मेटल को ब्रीच कर रहा है? 2, ठीक। तो μ2 नाइट्रेट, तो μ2 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे म्यू, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा नाइट्रेटो। नाइट्रेट से क्या बन जाएगा? नाइट्रेटो, ठीक। इसके बाद ये जो ऑक्साइड है, ठीक ना, ऑक्साइड कितने मेटल को ब्रीच कर रहा है? 4। यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 और 4 मेटल्स को अपना लोन पे डोनेट कर रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा μ4 ऑक्साइडो। यहाँ से पता चल जाएगा इस नाम से कि ये जो ऑक्साइड है ये चारों मेटल को अपना एक लोन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। इसके बाद फिर बेरिलियम। बेरिलियम, अच्छा बेरिलेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता तो बेरिलेट लिख देते। तो बेरिलियम, टेट्रा बेरिलियम, क्योंकि कितने बेरिलियम है? 4, तो टेट्रा बेरिलियम। और इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2, ठीक। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये भी देख लिया कि अगर कोई लिगेंड 2 मेटल या 2 से ज़्यादा मेटल को अपना लोन पेयर क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो इस तरह से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ अपना ये टॉपिक खत्म होता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपके टेस्ट में IUPAC नॉमेनक्लेचर के पहले तक का आ रहा है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तक ही आपके टेस्ट में आएगा। और आप लोग का एक होमवर्क भी है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर आप लोग को जरूर रिवाइज करना है। और जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में जो फ्रंट पेज है, जैसा कि मैंने बताया, उसमें जो क्वेश्चंस है, उसमें जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल में जितने क्वेश्चंस हैं सबका आपको नाम लिखना है और आंसर भी गिवन है। तो उस आंसर से आपको क्रॉस चेक भी करना है। कोई डाउट आएगा तो उसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछना, और आप लोग उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम मेडिकल 2018 में रांची से बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। और अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली नियर विमेंस कॉलेज एंड शिवपुरी टिलबर्न कॉलोनी, ऑपोजिट स्प्रिंग सिटी मॉल, हीनू, रांची।